गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ही भी स्कॉलर कैंपस के साथ मेरा नाम है मनोज सिंह। आज हम बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक और नेक्स्ट सेक्शन जो आपका फंडामेंटल राइट्स है। मैंने बताया था आपको कि भाई हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करवाने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे अधिकार। आज हम जानेंगे हमारे अधिकार के बारे में। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है स्कॉलर कैंपस में। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। क्या है भाई ये फंडामेंटल राइट्स? हम हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट थर्ड में लिखे हुए। क्या? मौलिक अधिकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? मौलिक अधिकार। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल कहां से कहां तक है भाई? आर्टिकल 12 टू 35। ठीक है, इसमें कि भाई एक नागरिक के पास कितने अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार हैं, उनके बारे में बताया गया है, ताकि जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तैयार हो रहा था तो उस टाइम भाई ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो उसमें भी डाला गया था कि भाई भारत के कुछ लोगों के कुछ अधिकार होंगे। ठीक है, वो ही हमारे आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है और किस कंट्री से लिया गया है, ये भी सब। ठीक है, तो आप देखिए भाई, ये सबसे पहला तो क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि भाई किस पार्ट से रिलेटेड है, तो ये पार्ट थर्ड से रिलेटेड है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स। जब मैंने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है भैया? यूएसए से लिया है। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी पावर की बात होगी, और मैंने क्या बताया था भाई, पावरफुल कंट्री कौन सी है आपकी? यूएसए है ना। वर्ल्ड में अभी सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? यूएसए है। तो इस कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया था? यूएसए से लिया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। अब देख लेते हैं भाई थोड़ा सा इंस्पिरेशन। द बिल्स ऑफ राइट्स। बिल्स ऑफ राइट कहां से लिया है हमने? यूएसए से लिया है। ठीक है, ओरिजिनली स्टार्टिंग में हमारे पास कितने राइट्स थे भाई? स्टार्टिंग में हमारे पास कितने राइट्स थे? टोटल 7 है ना। हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने थे स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हो गया था। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो उस टाइम हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7 राइट्स थे। अभी कितने हैं फिलहाल? 6 राइट्स हैं। कौन सा राइट हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टीज रिलेटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाई ये सीएए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाई ये क्या होता है? संविधान में चेंजेस करना, है ना। चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। चेंजेस मतलब सुधार एक तरीके से, क्या अमेंड करना। और भाई ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अभी फिलहाल उसको क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट से एक मौलिक अधिकार से आपका क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें डाल दिया? ये डाल दिया आपके आर्टिकल 300 ए में। आर्टिकल 300 ए में ये अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है फिलहाल। उसके बाद भाई इसको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा था? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो 6 के 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन के एग्जाम में आ जाता है, एसएससी सीजीएल वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये आप कोई भी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो सभी को एक भारतीय होने के नाते अपने फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, अपने मौलिक अधिकार क्या हैं, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। तो इस पर्पज से भी और एग्जाम के लिहाज से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही है ये आपके एग्जाम। ठीक है, और फिर दूसरा क्या? द प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। दूसरा, द प्लेस ऑफ द लिमिटेशन ऑन किसका? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। क्योंकि भाई गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं, आपको पता है। लेजिस्लेचर सबसे पहला, लॉ मेकर बॉडीज होती हैं। एग्जीक्यूट जो हमारे एग्जीक्यूट करवाते हैं, उस लॉ को लागू करवाते हैं। और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन और भी होता है, पार्ट भी होता है, कौन सा? जुडिशरी। ठीक है, ये 3 पार्ट में से किसकी लिमिटेशन को दायरा करता है? ये लिमिट करता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को, कि भाई अपने अकॉर्डिंग आप कानून नहीं बना सकते। यदि किसी भी इंसान के मौलिक अधिकारों का कहीं पर भी हनन होता है तो कहां जा सकते हैं? एक प्रावधान है आर्टिकल 32 में कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और 5 टाइप की रिट्स भी हैं, वो भी बताएंगे। रेमेडीज आगे आएगा भी। ठीक है, उसके बाद भाई देखिए टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे? टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं?
ये टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे 6। देख लीजिए, नंबर 1 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है, आर्टिकल कहां से कहां तक है भैया, 14 टू 18 तक, 14 टू 18 तक है हमारे राइट टू। इसमें क्या है भाई, किसी की भी साथ सभी को समान अधिकार है, भारत में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनके पास सभी को समान अधिकार। ठीक है, दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट्स कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, है ना, आजादी का या स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखे हुए हैं कि भाई 19 टू 22। उसके बाद भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, कि भाई आप किसी से मजदूरी वगैरह नहीं करवा सकते, ठीक है, बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, ऐसी जगह बच्चों को बंधुआ मजदूरी आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा क्षेत्रों में है। और दूसरा, ऐसी जगह पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसी जगह पर काम नहीं करवा सकते जहां पर उनके खतरा हो या फैक्ट्रीज एरिया हो, इस प्रकार से। दूसरा, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, भाई आप कोई भी धर्म अपना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, आप प्रमोट कर सकते हो धर्म को, ये सब चीजें, और आप इकट्ठे हो सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, ये सारा रिलेटेड है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन। ठीक है, उसके बाद द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट, आपका एजुकेशनल राइट कौन सा है, आरटीई, है ना, राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ा था, कब आया था भैया आरटीई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कब आया था ये, 2002, है ना, ये आरटीई का कॉन्सेप्ट आया था, राइट टू एजुकेशन कॉन्सेप्ट, कि भाई आपको भी शिक्षा का अधिकार है। और ये आपका आर्टिकल 21A में भी डाला गया था इसको, और दूसरा आपका ये मौलिक अधिकार जो आपका 11वां था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज था, उसमें भी डाला। ठीक है, अब उसके बाद भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस प्रकार से, कि भाई ये एक ऐसा राइट है आपका कि भाई यदि किसी भी नागरिक का, किसी भी भारतीय नागरिक का कहीं पर भी अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो कहां जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आपके भाई 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और उसके बाद आप, हम डिटेल में बताते हैं अभी इसके भी फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटीज का किस प्रकार से, कि भाई समानता किस किस में समानता है। ठीक है, तो देखिए भाई इस पे सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल 14 टू 18 में हमारा इक्वालिटीज बिफोर लॉ, कि भाई कानून के सामने ना, भाई कानून के सामने सभी सम्मान, उसमें कानून किसी के बाद किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, आप कानून के समक्ष सभी समान हैं, इक्वालिटीज बिफोर लॉ। और ये आर्टिकल भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट देखो भाई, डिस्क्रिमिनेशन किसके बिहाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस, इस बिहाव पर आप किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। प्रोविजन है, मनाही है, निषेध है। ठीक है, ये आर्टिकल 15, और आर्टिकल 15 एक मूवी भी है, आप देखना, आपको पता लगेगा अभी किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन पहले होता था, अभी इस तरीके से ये रोक लगा दी गई। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, अब आप एग्जाम दे रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो पूरी गवर्नमेंट एग्जाम की या कोई भी वन डे एग्जाम या यूपीएससी प्री, यूपीएससी एसएससी जो भी है, स्टेट पीसीएस, तो आप देखते होगे कि आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। याद है आपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई किया है तो आप एग्जाम दोगे और सिलेक्ट भी होगे। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है हमारा, आर्टिकल 16, कि भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज का कॉन्सेप्ट हमें आर्टिकल 16 बताता है। उसके बाद भाई देखिएगा नेक्स्ट क्या है, अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटीज, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बताता है कि भाई आप अनटचेबिलिटी से अभी समाप्त कर दिया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। पहले क्या होता है कि भाई आप इससे टच मत होइए, यहाँ पर पानी मत भरिए, ये मत करिए, वो मत करिए, वो अनटचेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट रहता था। आज भी कई स्टेट्स में देखोगे, कोई जगह गाँव में देखोगे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी भी लागू है, लेकिन वो बड़े स्तर पर नहीं है, कोई छोटे मोटे स्तर पर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद भाई आपका ओबलिशन ऑफ द टाइटल्स, कि भाई पहले जो टाइटल्स यूज होते थे, पहले टाइटल्स क्या था, पूरा का पूरा प्रिंसली स्टेट था हमारा, 565 प्रिंसली स्टेट थे, उसमें अलग अलग रजवाड़े थे, है ना, जो रियासतें थी, है ना, इनको सभी को एक किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था।
और इनके राजा अपने साथ क्या लगाते, किंग लगाते थे। अब वो टाइटल्स का अंत कर दिया गया भाई आजादी के बाद। कुछ ही टाइटल जैसे आर्मी में कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सभी लगाते हैं, प्रेसिडेंट लगा सकते, पीएम लगाते हैं, इनको छोड़कर कोई भी अपने नाम के ऊपर अपना टाइटल्स नहीं लगा सकता। ये हमारा आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 18। तो ठीक है भाई, ये देख लीजिए आपका जो फंडामेंटल राइट्स आपका। उसके बाद भाई नेक्स्ट देखिए, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का, ये आर्टिकल 19। ठीक है, आप देखते होगे न्यूज वालों को, है ना, कहीं पर भी वो पहुंच जाते हैं, है ना, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच का कॉन्सेप्ट वहां पर लेके आते हैं कि बोलने का अधिकार, पूछने का अधिकार। वहां पर भी आपका आर्टिकल 19 ए का कॉन्सेप्ट यूज होता है मीडिया में। मीडिया में भी न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं वो पर, और ये 6 फ्रीडम्स हैं इनकी कि भाई बोलने का अधिकार, जाने का अधिकार, कहीं पर भी आपका रहने का अधिकार, ये सब चीजें। प्रोटेक्शन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शंस, आर्टिकल 20। भाई आपको क्या भी कन्विक्ट कर लिया गया है, आप कन्विक्ट पाए गए तो आपको वहां पर प्रोटेक्ट करने का आपका अधिकार है, यह आर्टिकल 20 में होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, ये आर्टिकल 21। ये भाई आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 20 और 21 क्या है, यदि ये कॉन्सेप्ट आपके इमरजेंसी में भी लगता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लग जाए आपका कहीं भी कंट्री के ऊपर, जैसे बाहर कोई आक्रमण हो जाए, तो यहाँ पर ये जो दो और सारे के सारे आर्टिकल आपके अवॉलिश हो सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं, सस्पेंशन किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये सिर्फ नहीं खत्म हो सकते। ठीक है, क्योंकि आपको जीवन जीने का अधिकार है और वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आर्टिकल 21 आपको ये बात समझो। उसके बाद भाई राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन भाई मूल जो प्राथमिक शिक्षा है। ठीक है, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये सीसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86। यहाँ पर क्या था कि 6 वर्ष से और 14 वर्ष तक के बच्चों को हम शिक्षा देंगे। ये सभी का एक कर्तव्य है, किसी भी बच्चे को यदि ये शिक्षा नहीं मिलती तो वो जा सकता है आपका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के, भाई मुझे शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके राइट टू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिकल 19। तो भाई ये देख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 23 एंड 24 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, ठीक है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि भाई आपके पास मानव व्यापार का अधिकार नहीं है। ठीक है, मानव व्यापार पर रोक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव व्यापार पर रोक लगाते हैं। ये कहते हैं कि भाई आप देह व्यापार नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। दूसरा कि फोर्स लेबर, जबरदस्ती आप मजदूरी नहीं करवा सकते। जैसे एक सीरियल भी आता था चकोर नाम का, ठीक है, उड़ान नाम का सीरियल था, उसमें चकोर एक लड़की थी, वो बंधुआ मजदूरी के ऊपर ही था वो सीरियल। ये आपका बिहार साइड का एक बंधुआ मजदूरी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट था। वो मैसेज दिया गया था कि भाई बंधुआ मजदूरी को अबोलिश किया जाए, खत्म किया जाए। ये कॉन्सेप्ट कौन सा भाई, आर्टिकल हमारा कौन सा बताता है कि भाई आर्टिकल 23 बताता है तो बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते और एक मानव व्यापार नहीं करवा सकते। दूसरा, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन द फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज में और या हजार्ड एरियाज में, ऐसे जगह जहां पर बच्चे को खतरा हो, उसकी जान को खतरा हो, वहां पर आप काम नहीं करवा सकते। आप बोलोगे सर सीरियल में भी तो करते हैं बच्चे काम, फिर उनके ऊपर रोक नहीं। भाई ऐसी जगह पर, स्पष्ट बता देता हूँ, ऐसी जगह पर जहां पर बच्चे को जान के नुकसान ना, उनके जीवन से रिलेटेड खतरा ना हो, वहां पर आप काम नहीं करवा सकते। कहा 14 साल से कम उम्र के बच्चों से, आप 14 ईयर्स के कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते इस तरीके के एरिया में। ठीक है भाई, तो ये है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, ठीक है, 25 to 28, द फ्रीडम ऑफ द कॉन्सिक्वेंस द फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिसेस एंड द प्रोफेशंस ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल 25 कहता है कि भाई आप फ्रीडम, आजादी है आपको प्रोफेशन चूज करने की, प्रैक्टिसेस करने की, प्रमोट करने की, इस प्रकार से। और फ्रीडम टू द मैनेज द रिलीजन अफेयर्स, है ना, मैनेज कर सकते हो रिलीजन अफेयर्स को, आर्टिकल 26 कहता है। उसके बाद द फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस
फॉर द प्रमोशन ऑफ द एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन को प्रमोशन के लिए आप पेमेंट कर सकते हो, टैक्स कटवा सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से रिलेटेड, कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन, धर्म ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इसकी आजादी है। दूसरा, द फ्रीडम एज टू द अटेंडेंस द रिलीजन, द इंस्ट्रक्शन या रिलीजन वर्शिप द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये आर्टिकल 20 कहता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके। ये क्या है कि भाई देखा होगा आपने भाई, जैसे अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन चलाया जाता है। यहाँ पर एक बात देखा होगा कि आपने यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा, इस सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखा है, जैसे मदरसे, गुरुकुल, अलग अलग, ठीक है, ये चलाते हैं अपना एजुकेशन, अपने धर्म की शिक्षा देते हैं बच्चों को, अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं। तो ये फ्रीडम कहां पर है, आर्टिकल 28 में। तो आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी एक बार स्टेट पीसीएस में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन में आया भी था कि भाई इस तरह का रीजन क्यों अप्लीकेबल है समाज में, आप विवेचना कीजिए, उसके बारे में बताइए पॉइंट, ठीक है। 250 वर्ड्स में आया था। तो उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कल्चरल द एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये आर्टिकल 29 और 30 के बारे में बताया था। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में इससे रिलेटेड हमने बात की। उसके बाद भाई लास्ट वन आपका क्या है, द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस प्रकार से आप बोलोगे इसको, द आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 किसमें, द रेमेडी इज द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स, आर्टिकल 32। इसमें क्या है कि भाई यदि किसी भी नागरिक का, भारतीय नागरिक का, या जो भी अदर हमें राइट्स दिए हैं, जैसे फॉरेनर को भी हमने अलग अलग राइट्स दिए हैं, अभी बात करते हैं उसके भी, तो उसमें यदि किसी का एक्सप्लॉइटेशन होता है, किसी भी हनन होता है, तो आप कहाँ जा सकते हो, ज्यादा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और ये किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द इश्यूज द 5 टाइप्स ऑफ द रिट्स, 5 टाइप्स ऑफ द रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप्स के रिट जारी करता है। इसमें हिबियस कॉर्पस, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो 5 प्रकार की जो रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसके बारे में बताएंगे। उसमें हिबियस कॉर्पस, कोरांटो, है ना, इसमें बताएंगे प्रोहिबिशन, ये सारी बताएंगे आपको डिटेल्स में। उसके बाद हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, इश्यूज द रिट। आर्टिकल कौन सा, ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है आपका डायरेक्ट, आर्टिकल 2 to 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा हम कुछ आर्टिकल्स हम ओनली फॉर द इंडियन सिटीजंस, द फ्यू आर दे अवेलेबल ऑन द इंडियन सिटीजंस, नोट टू द फॉरेनर्स, कौन सा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड द 13। और बाकी जो आर्टिकल्स हैं, द अवेलेबल द सिटीजंस एंड द फॉरेनर्स टू, बट नोट द एनिमी अलायंस। ऐसे देशों को ये अधिकार नहीं देंगे, हम उन देशों को नहीं देंगे जो हमारे एनिमीज हैं। कौन से भाई, पाकिस्तान को नहीं देंगे, पाकिस्तान के नागरिकों को ये अधिकार नहीं देंगे भाई, है ना। चाइना को भी हम बाइकआउट करेंगे, चाइना को, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से भी, आर्टिकल 14 आपका 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये सारे के सारे आपके अधिकार हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इंडियन सिटीजन एंड द फॉरेनर दोनों को। तो भाई ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। आप इसी प्रकार से स्कॉलर कैंपस के साथ बने रहिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और आप अपने लक्ष्य को पाने में बेहतर तरीके से ये हमारी वीडियो आपकी मदद करेगी। और भी कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट में करके बता दीजिएगा प्लीज। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।